Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the first chapter, that is real numbers. तो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस किया है. तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 1.2. तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.2 की थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, है ना. तो याद करो, इर्रेशनल नंबर्स किसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं हम. क्लियर. तो देर आर सम नंबर्स, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है. देर आर सम नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा. क्लियर. तो नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो इस नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे. इनफैक्ट इस नंबर्स को, है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे, राइट. हुज डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-repeating. Clear? So these numbers cannot be expressed in P by Q form. In P by Q form, where P and Q are integers, Q not equal to 0. Clear? तो बेसिकली जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है रियल नंबर लाइन में, वो नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स. क्लियर. ये सारी की सारी चीज़ आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है ना. तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, तो याद करो, √2 एक इरेशनल नंबर है, √3, √5. क्लियर. इनफैक्ट ये सारी की सारी इरेशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन में भी प्लॉट करना सीखा था. इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड हाउ टू प्लॉट √2 ऑन द नंबर लाइन, √3 ऑन द नंबर लाइन, √5. क्लियर. तो इन सब की √2, √3, √5, इन सब की जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. दैट्स वाई दीज आर इरेशनल नंबर्स. तो एक और एग्जांपल, पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. क्लियर. बिकॉज इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा. एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से 5.30, 300, 300, 3 4 times 0. All these are examples of irrational numbers, right. तो अब इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज भी हम एक बार देख लेते हैं, है ना. प्रॉपर्टीज कह लो, कुछ ऑब्जर्वेशंस कह लो इरेशनल नंबर्स के. ये पता होना इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज करो या सम ऑब्जर्वेशंस. सम यूजफुल ऑब्जर्वेशंस, राइट. यूजफुल लिख देते हैं.
क्लियर? अब तो इरेशनल नंबर सबको क्लियर हो गए भाई, कौन सी नंबर्स के हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे? जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। क्लियर? तो वो जो नंबर्स इरेशनल नंबर्स, उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक? तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। इन सारी की सारी इरेशनल नंबर्स हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे हमने नंबर लाइन में प्लॉट √2 नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखा, √3 √5। पाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये ऐसा समझ लो कि नंबर लाइन में हर एक इरेशनल नंबर की जगह मिलेगी, जगह होगा। क्लियर? तो नंबर लाइन मतलब रियल नंबर लाइन। तो ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म ए रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन में हर एक रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर की प्लेस होगा। ठीक? अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस। जैसे अगर मान लो दो रैशनल नंबर्स लिया, लेट्स से दो रैशनल नंबर्स लिया, उन दोनों को ऐड करो, हमेशा एक रैशनल आएगी, है ना? दैट्स वाई वील कॉल क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ रहे बात? तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कल हमने डिस्कस किया क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब क्या है। क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन का मतलब क्या है? रैशनल नंबर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन एडिशन। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, हमेशा उन दोनों को ऐड करो, हमेशा यू विल गेट ए रैशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर, है ना? इरेशनल नंबर्स को जनरली वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स विथ टी। जनरली वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स विथ टी। क्लियर? तो लेट्स से मैं एक इरेशनल नंबर ऐसे कह लो, तो एक इरेशनल नंबर लिया और दूसरा इरेशनल लिया। अब बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? दो इरेशनल नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या हमेशा रिजल्टेंट इरेशनल आएगी या हमेशा रैशनल आएगी, या हम नहीं बता सकते? सोचो, है ना? चलो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एक इरेशनल नंबर लिया √2, एक इरेशनल नंबर लिया √3। तो √2 प्लस √3 अगेन एक इरेशनल नंबर है ना? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दोनों को ऐड करो, जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस केस में इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल दे रहा है। अच्छा, हाँ, एक और नंबर ले लो, एक नंबर लिया √2। क्या -√2 इरेशनल नंबर है? बिल्कुल, -√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अब मैं इन दोनों को ऐड किया, क्या आ रहा है रिजल्टेंट? 0 आ रहा है। यहाँ पे रैशनल आ रहा है। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब दो इरेशनल नंबर्स ऐड करने पर हमेशा इरेशनल आएगी या हमेशा रैशनल आएगी, ये हम नहीं बता सकते। तो इरेशनल प्लस इरेशनल रिजल्टेंट जो है मे बी रैशनल और इरेशनल। may be rational or irrational. Similarly with minus, irrational minus irrational, may be resultant may be rational or irrational, है ना? तो examples √2 plus √3 irrational quantity. ठीक? √2 minus √2 0 rational quantity. Clear? This is one of the observations.
बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अब सिमिलरली अगेन इरेशनल इंटू इरेशनल कर लेते हैं। एक नंबर है इरेशनल, इंटू इरेशनल। क्लियर, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा हमेशा। एग्जाम्पल लेके देखो। लेट्स से एक नंबर है इरेशनल √2 लिया, एक नंबर है इरेशनल 2√3 लिया। तो √2 इंटू 2√3 कितना आएगी? 2√6 आएगी। दिस इज एन इरेशनल। लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा इरेशनल आएगी। एक और एग्जांपल लूँ। अगर मान लो मैंने एक नंबर लिया √2 और एक नंबर लिया √8, ये दोनों इरेशनल क्वांटिटीज हैं, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? √16 4 आ रहा है, यानी कि रैशनल क्वांटिटी आ रहा है। मतलब इरेशनल इंटू इरेशनल, है ना। तो रिजल्टेंट हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मे बी रैशनल और इरेशनल, मे बी रैशनल और इरेशनल। ठीक, क्लियर। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पता होना चाहिए हमको। अब नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़े। इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल। सिमिलरली यहाँ पे इरेशनल डिवाइड बाई इरेशनल भी सेम एप्लीकेबल है ना। इरेशनल इंटू इरेशनल सेम इज एप्लीकेबल फॉर इरेशनल डिवाइड बाई इरेशनल। तो रिजल्टेंट में भी क्या होगा? रिजल्टेंट में भी रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल नंबर जनरली हम इंडिकेट करते हैं क्यू, और इरेशनल को इंडिकेट करते हैं टी। रैशनल और इरेशनल हो सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट। अगर मान लो मैं एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर ऐड किया। एक रैशनल और इरेशनल, रिजल्टेंट हमेशा इरेशनल ही आएगी। रिजल्टेंट इज ऑलवेज इरेशनल। जितनी मर्जी एग्जांपल्स लेने ले लो, है ना। रैशनल को जीरो ले लो, जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर। जीरो प्लस √2, रिजल्टेंट √2। लेट से -2 लिया, -2 प्लस √3, -2 प्लस √3 अगेन इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल या रैशनल माइनस इरेशनल, हमेशा रिजल्टेंट क्या होगा? एक इरेशनल क्वांटिटी आएगी। ठीक, क्लियर। अब अगेन रैशनल इंटू इरेशनल। रैशनल इंटू इरेशनल, अगर मान लो ये रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो नहीं है। अगर ये रैशनल जीरो होता, जीरो इंटू इरेशनल जीरो हो जाएगी। समझ पा रहे हो, है ना। अगर ये जो रैशनल नंबर मैं ले रहा हूँ, अगर वो जीरो नहीं है, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, -½ 2 3, और ये रैशनल है, कुछ भी रैशनल नंबर ले लो, तो हमेशा रिजल्टेंट क्या आ रहा है? सोच पा रहे हो आप लोग? हमेशा रिजल्टेंट क्या आएगी? इरेशनली आएगी, है ना। तो ये जो नॉन जीरो
ये रैशनल नंबर अगर जीरो नहीं है तो रैशनल नंबर इनटू इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल आएगी। अगेन रैशनल नंबर डिवाइड बाय इर्रेशनल, रैशनल नंबर डिवाइड बाय इर्रेशनल, ये रैशनल क्या होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकते। क्लियर? तो क्या होगा, रिजल्टेंट इज ऑलवेज ए इर्रेशनल। तो दीज आर द सम ऑब्जर्वेशंस या प्रॉपर्टीज आपको माइंड में होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस। क्लियर? देख लो अच्छे से। ठीक है, क्लियर? चलो अब इस एक्सरसाइज 1.2 में इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो तो श्योर है क्योंकि मैंने शुरुआत से इरेशनल नंबर्स क्या होता है वहाँ से ही शुरू किया। एंड सम यूजफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर? एंड सम यूजफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ इरेशनल नंबर डिस्कस किया। तो एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हमने 9th क्लास में √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर्स हमने कह दिया है ना। वी एक्सेप्टेड बाय √2 की जो डिसिमल एक्सपेंशन है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर? तो बता दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने थोड़ी निकाला डिसिमल एक्सपेंशन, है ना। हमने निकाला नहीं, कहाँ तक, ज़्यादातर हमने 5 नंबर निकाला होगा। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, 1.414 समथिंग समथिंग आएगी। तो मैक्सिमम 3 डिजिट्स निकाला, अगर निकाला तो हमने। हमको क्या पता आगे जाके अगर मान लो ख़त्म हो जाएगी, हमको नहीं पता, है ना। आप लोग इसके बारे में सुना होगा, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 समथिंग समथिंग आएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 लेंगे। क्लियर? तो रूट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 1.414 सो ऑन चलता जाएगा। √3 की 1.732 सो ऑन। क्लियर? तो हमने मान लिया कि भाई √2 जो है एक इरेशनल क्वांटिटी है, जो क्योंकि अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालने जाओगे ना ये कभी रुकेगा नहीं, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये हमने मान लिया, है ना, ऐसा कुछ मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया। तो इस एक्सरसाइज में स्पेशली हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव वाई √2 इज इरेशनल, वाई √3 इज इरेशनल। राइट? क्लियर? तो क्योंकि 1.414 आ रहा है, हमने बता दिया √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 1.414, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 1.732, ऐसा हमने बता दिया। क्लियर? लेकिन हमको नहीं, हमने थोड़ी हमने निकाला कि भाई इसकी डिसिमल एक्सपेंशन जो है कहीं, है ना, कहीं कभी भी रुक नहीं रहे, वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है। हमने तो लिखा निकाला नहीं। क्लियर? वी एक्सेप्टेड। बट इन दिस एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि भाई √2 को क्यों हम इरेशनल कहेंगे, √3 को हम क्यों इरेशनल करेंगे। इनफैक्ट हम प्रूव करेंगे रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर p, फिर p इज प्राइम, है ना, हियर p इज प्राइम नंबर। तो रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर p, दिस इज ऑलवेज एन इरेशनल क्वांटिटी। इरेशनल नंबर। ठीक, चलो कैसे हम प्रूव करेंगे वो देखते हैं। इससे पहले एक छोटा सा थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा रिजल्ट। क्लियर? रिजल्ट क्या है, इफ p is a prime number
पी एक प्राइम नंबर है, क्लियर, कमा पी डिवाइड्स एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए। देखिए क्या बोला उन्होंने, पी एक प्राइम नंबर है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन ये जो पी है ना ए को भी डिवाइड करेगी। क्लियर, इसको हम सबसे पहले समझने के लिए कोशिश करते हैं थ्रू वेरियस वेरियस एग्जाम्पल्स, फिर हम प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहले समझे, इफ पी इज ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। पी एक प्राइम है, कोई भी एक प्राइम है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या है, पी डिवाइड्स का ए स्क्वायर का मतलब जब ए स्क्वायर को पी से डिवाइड करोगे ना, जब ए स्क्वायर को पी से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर क्या आना चाहिए बताओ, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि रिमाइंडर जीरो आ जाएगी। अगर ये ट्रू है ना, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू वेयर पी इज प्राइम देन दिस इंप्लाइज पी ए को भी डिवाइड करेगी, मतलब ए को जब पी से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर जीरो आएगी, ये कहना चाह रहा है वो। क्लियर, तो बारी बारी एक एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल है, अब क्या 36 इज डिविजिबल बाय 2 है ना, तो 36 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर 2 18 या 36 0। 36 एक्चुअली किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। क्लियर, तो 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दिस इंप्लाइज 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर, और भी एग्जाम्पल्स ले लो, जितनी मेरी एग्जाम्पल्स लेना है ना, 144 ले लो, 144। देखो ध्यान से, हम जो डिवाइड कर रहे हैं ना वो प्राइम होना चाहिए। 144 इज डिविजिबल बाय 3, 144 एक्चुअली क्या है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्यों, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 0। 12 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, अच्छा 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0। अरे हमेशा सेट्स पे हो रहा है। आप मन में जितनी भी एग्जांपल्स ले लो, यू टेक एनी एग्जांपल्स, यू विल फील कि भाई हमेशा ये ट्रू होगा, लेकिन ध्यान से एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अगर आप प्राइम नहीं लोगे फिर फंस जाओगे, है ना, ये जो डिवाइड कर रहे हो जो नंबर ये प्राइम होना चाहिए। क्यों, कुछ मैं क्रॉस एग्जाम्पल ले, अगर मान लो 36 ले लेते है ना, 36 क्या है 6 स्क्वायर है, 36 डिविजिबल बाय 12, 6 स्क्वायर राइट, तो 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 12, क्यों, 12 3 जा 36 है ना, 12 3 जा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 36 इज 6 स्क्वायर, तो 12 3 जा 36 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 0। ये 12 देखो ध्यान से, मैं प्राइम नहीं लिया, अब क्या 6 12 से डिविजिबल होगा, टिक करो, 12 0 ज़र 0, रिमाइंडर 6 आ रहा है ना, यहाँ पे 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 12, क्यों, यहाँ पे जो नंबर हम ले रहे हैं ये प्राइम नहीं है, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है तभी काम करेगी जब पी प्राइम होना चाहिए। क्लियर, तो दिस इज नॉट ए प्राइम, नॉट प्राइम, तो रिजल्ट डज नॉट वर्क, दिस इज नॉट ए प्राइम, तो रिजल्ट जो है वो डज नॉट वर्क। क्लियर, अगर ये प्राइम नहीं है तो दिस इंप्लाइज 6 डिविजिबल बाय 12 होने की जरूरत नहीं है।
अब आपको समझ पा रहे आप लोग, है ना? देखो जितनी एग्जाम्पल्स, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद एग्जाम्पल सोचो, 3 4 5, तब आपको फील आएगी हाँ हमेशा ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? देख लो अच्छे से रिजल्ट, है ना? इसकी जो काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ। कि भाई इसकी काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि 36 विच इज 6 स्क्वेयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 12 3 जा 36, बट 6 को जब 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ रहा है 12 जीरो जा जीरो, रिमाइंडर आ रहा है 6, है ना? दिस इज काउंटर एग्जाम बिकॉज इट इज नॉट ए प्राइम, नॉट प्राइम, रिजल्ट डज नॉट वर्क। क्लियर? ठीक, वैसे तो नोट्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? अब इस चीज को हम प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू प्रूव। कि दोबारा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या है स्टेटमेंट? इफ p is a prime, p is prime, and p divides a square, then p divides a. Clear? So this is the statement. अब मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करना चाह रहा हूं। क्लियर? तो ए, ये कुछ भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकता है। तो हर एक नेचुरल नंबर, by the fundamental theorem of arithmetic, I can express every composite number as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs. This is the fundamental theorem of arithmetic. Clear? अब मैं कहूंगा कि भाई कॉम्पोजिट नंबर ही क्यों? अगर मान लो कोई भी एक प्राइम नंबर है, 11 दिया है, 11 ऑल्सो आई कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 11 को सिर्फ 11 लिख दो। क्लियर? तो मैं एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन, वन इज नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना? प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 होना चाहिए। वन की जो है, वन की सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन, ना 2 फैक्टर्स है ना मोर देन 2 है। तो वन इज नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो हर एक नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये कोई नेचुरल नंबर है, तो आई कैन एक्सप्रेस ये एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं मान लेता हूँ, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ए इज इक्वल टू p1 की पावर n1, है ना? फर्स्ट प्राइम के ऊपर कुछ पावर होगा, इनटू p2 की पावर n2, सेकेंड प्राइम के ऊपर कुछ पावर, p3 की पावर n3, सो ऑन pn की पावर, या सो ऑन pk की पावर nk। ठीक? तो आई एज्यूम द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इज दिस। अब ए स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो ए स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? p1 की पावर n1 इंटू p2 की पावर n2 इंटू p3 की पावर n3, सो ऑन प्राइम के पावर n के। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई करो,
तो P1 की पावर N1 इंटू P2 की पावर N2 इंटू P3 की पावर N3 सो ऑन Pk की पावर Nk। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, P डिवाइड्स A स्क्वायर। क्लियर? गिवन P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो अगर आप, इफ यू रिमेंबर, मैंने कल की क्लास में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि, है ना, इफ सम नंबर डिवाइड सम अदर नंबर, लेट्स से 3 डिवाइड्स 24। अगर मैंने बोला 3 डिवाइड्स 24, 3 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, इसका मतलब मैं दो तरीके से चेक कर सकता हूँ, है ना। कल बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 3 डिवाइड्स 24 है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। इसको चेक करने के लिए दो तरीके से हम कर सकते हैं भाई। 24 का सीधा 3 से डिवाइड कर दो। एक है 3 8 जा 24, रिमाइंडर 0। और दूसरी मेथड क्या है कि भाई अगर 3 डिवाइड्स 24 मतलब 24 3 की टेबल में आना चाहिए। 24 अगर 3 की टेबल में आ रहा है, देन 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। तो मैं इसकी फ़ायदा उठा के क्या करूँगा, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आना चाहिए। थ्री आना चाहिए। ट्वेंटी फोर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 अगर आ गई, देन आई विल से 3 डिवाइड्स 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 इफ कम्स, देन 3 डिवाइड्स 24। देखिए 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 क्यूब इंटू 3। इसमें देखो 3 आ रहा है, तो आई विल से 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 या 3 डिवाइड्स 24। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। आई एम यूजिंग द सेम कंसेप्ट हियर कि गिवन P डिवाइड्स A स्क्वायर, क्लियर, दिस implies prime factorization of A square contains prime number P। देख लो अच्छे से, मतलब A स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन में P प्रेजेंट होना चाहिए। अब A स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सी प्राइम्स इन्वॉल्व है, P1 P2 P3 सो ऑन Pk। यहाँ पे भी देखो P1 P2 P3 सो ऑन Pk। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, है ना, वन ऑफ द P1 कामा P2 कामा P3, one of the primes out of P1 कामा P2। भाई A स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सी प्राइम्स इन्वॉल्व हो रही है, P1 P2 P3 so on Pk। वन ऑफ द प्राइम्स आउट ऑफ P1 P2 P3 so on Pk इज P, है ना। P1 P2 P3 so on Pk में इनमें से कोई ना कोई प्राइम P होना चाहिए। अगर एक ही, दिस इंप्लाइज, अब एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन में भी क्या है, P1 P2 P3 so on Pk है। दिस इंप्लाइज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ये कंटेन्स P, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ये कंटेन्स P। अगर एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन में P प्रेजेंट है, अगर एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन में P प्रेजेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, भाई एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में P प्रेजेंट है, P डिवाइड्स ये। देखो हर एक स्टेप लॉजिकली करेक्ट है।
देख लो अच्छे से। ठीक, तो दिस इज द प्रूफ। ध्यान रखना, ये पी होना, पी जो है प्राइम होना चाहिए। कॉम्पोजिट हो गए, ये रिजल्ट हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन हमेशा एप्लीकेबल होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब सोचो, आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके सोचना शुरू करो कि क्यों ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ना। अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके सोचो, तब समझ आएगी आप लोग को। फिर आप कमेंट में बताना मेरे को, यस सर अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके मेरे को समझ आ रहा है कि क्यों, अगर ये प्राइम नहीं होता हमेशा ये रिजल्ट वर्क नहीं करेगी। ठीक, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक कुछ रिजल्ट है। अब मेन चीज़ क्या है, हम प्रूव करना चाह रहे हैं रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, तो वहाँ पे चले जाते हैं। क्लियर, तो रिजल्ट है रूट 2 इज इरेशनल। इसकी प्रूफ, रूट 2 इज इरेशनल, इसकी प्रूफ। अब यहाँ पे जो प्रूफ हम यूज करने वाला है उसको हम एक नाम देंगे, है ना, प्रूफ बाय मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। क्या है, प्रूफ बाय मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। मतलब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एक प्रोसेस है या एक मेथड है इन ऑर्डर टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रडिक्शन, प्रूफ बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक, चलो ठीक है। चलो हम प्रूव करेंगे, वी यूज प्रूफ बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन ऑर्डर टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जिस चीज को हम प्रूव करना चाह रहे हैं, जिस चीज को हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसकी जो ऑपोजिट है हम एज्यूम करेंगे एज ट्रू, है ना। कि हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट टू प्रूव, आई वांट टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जिस चीज को हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसकी ऑपोजिट एज ए ट्रू मानेंगे हम। तो रूट 2 इज इरेशनल, इसकी ऑपोजिट क्या होगा, रूट 2 इज रैशनल। समझ पा रहे हो, देखिए जैसे मैंने बताया, जो भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पा रहे उन नंबर्स को हम इरेशनल कहेंगे, राइट। तो इरेशनल के ऑपोजिट क्या होगा, रैशनल। तो मैं क्या कहा कि इस मेथड में सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे जिस चीज़ को हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसकी ऑपोजिट एज ए ट्रू हम एज्यूम करके चलेंगे। तो लेट अस एज्यूम क्या एज्यूम करेंगे, रूट 2 इज ए रैशनल नंबर।
क्लियर, सबसे पहले स्टेप। अब हम क्या करेंगे, वी विल कंडक्ट सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसके आगे इस एजम्पशन को ट्रू मान के हम आगे चलेंगे। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, वी विल अराइव एट कॉन्ट्रडिक्शन। वो मैं बताऊंगा कैसे कॉन्ट्रडिक्शन में अराइव करेंगे। अब मेथड को समझो, ठीक। तो लेट अस एज्यूम रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। मैंने बोला कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्योंकि रूट 2, लेट अस एज्यूम रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, दिस इंप्लाइज रूट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। रूट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, ठीक। तो लेट से मैं ये जो p बाई क्यू है, आई हैव रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आई हैव रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब p एंड q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो लेट अस एज्यूम रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, दिस इंप्लाइज आई कैन राइट रूट 2 एज p बाई क्यू, comma here where p comma q are integers, clear, and q not equal to 0, and HCF of p comma q is equal to 1। क्यों मैंने बोला रूट 2 इक्वल टू पी बाई, इस रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। आई हैव रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता अदर देन 1। तो इसलिए p एंड q का एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो इसलिए उसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गई, 1 हो गए। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, आई वॉन्ट टू अराइव एट कॉन्ट्रडिक्शन। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स तो कितना आ रहा है, तो रूट 2 का स्क्वेयर कितना होगा, 2 होगा। p बाई क्यू का होल स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्लियर। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख दो, कितना आ रहा है, p स्क्वायर आ रहा है 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। क्लियर। तो अगर q एक इंटीजर है, इफ q इज इंटीजर, क्यू स्क्वायर ऑल्सो इंटीजर। समझ रहे बात। तो अगर q एक इंटीजर है, q इंटीजर देखो, q p एंड q आर इंटीजर्स, q इंटीजर है, क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो मैं p स्क्वायर को 2 इंटू सम इंटीजर लिख पा रहा हूँ। मतलब 2 की मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटू इंटीजर, 2 की मल्टीप्लिकेशन में p स्क्वायर आ रहा है। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे लिख सकते हो हियर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर q स्क्वायर, है ना। हियर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर। दिस इंप्लाइज 2 इंटू क्यू स्क्वायर है ना, एज इट इज 2 क्यू स्क्वायर रख दो। क्लियर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो हियर क्यू स्क्वायर इज इंटीजर। तो मैं पी स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अगर पी स्क्वायर 2 की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, मैं कह सकता हूँ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्लियर। अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा है ना। क्या है थ्योरम, अगर p एक प्राइम नंबर है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स ये। ठीक। तो यहाँ पे 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, आई कैन राइट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। ध्यान रखना वहाँ पे p प्राइम नंबर है, यहाँ पे p कुछ और है।
है ना। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसको ए बाई बी लिख दो, इसको ए बाई बी लिख दो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। √2 को ए बाई बी माना, तो वेर ए कामा बी आर इंटीजर्स, एच सी एफ ऑफ ए कामा बी इज 1, तो कितना आ रहा है, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर कितना हो रहा है, 2 टाइम्स बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज 2 टाइम्स बी स्क्वेयर। क्लियर। तो यहाँ पे भी लिख दो, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। हियर ए स्क्वेयर इज 2 टाइम्स बी स्क्वेयर, हियर बी स्क्वेयर इज इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर क्या है, 2 इंटू सम इंटीजर, 2 की मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वेयर आ रहा है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। तो दिस सिंप्लाइज, मैं कह सकता हूँ 2 डिवाइड्स ए। देखो अच्छे से, बाय द थ्योरम, इफ p डिवाइड्स, p एक प्राइम है, p डिवाइड्स ए स्क्वेयर, देन p डिवाइड्स ए। अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, सॉरी 2 डिवाइड्स ए, इसका मतलब आई कैन राइट दिस सिंप्लाइज, ये आई कैन राइट एज 2 इंटू सम इंटीजर के, वेयर के इज इंटीजर। के बिलोंग्स टू इंटीजर या के इज इंटीजर, एक ही बात। देखो ये स्टेप समझो अच्छे से, ये इक्वल टू 2 के क्यों लिख दिया मैंने, आई हैव रिटन ये इक्वल टू 2 के बाई 2 डिवाइड्स ये, है ना। जो 2 ये ए को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लिकेशन में ये आएगी, तो 2 इंटू सम इंटीजर करने पर ये आएगी, ये को 2 के रख दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, सब्सटीट्यूट दिस 2 के इन ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, सब्सटीट्यूट ए इक्वल टू 2 के इन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर। तो कितना आ रहा है देखो, दिस इंप्लाइज 2 के इक्वल टू 2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, 4 के स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आ रहा है, बी स्क्वेयर जो है 2 टाइम्स के स्क्वेयर। बिल्कुल यहाँ पे देखो 2 इंटू सम इंटीजर आ रहा है, के स्क्वेयर भी इंटीजर है, बी स्क्वेयर इज 2 टाइम्स के स्क्वेयर, हियर के स्क्वेयर इंटीजर। हियर के स्क्वेयर इज इंटीजर, इसका मतलब बी 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, हियर के स्क्वेयर इज इंटीजर, बी स्क्वेयर को मैं लिख पा रहा हूँ 2 इंटू सम इंटीजर, मतलब 2 की मल्टीप्लिकेशन में भी बी स्क्वेयर आ रहा है, मतलब 2 की मल्टीप्लिकेशन में भी बी स्क्वेयर आ रहा है, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर। मतलब मैं कह सकता हूँ 2 डिवाइड्स बी, अगेन बाय यूजिंग द थ्योरम, 2 डिवाइड्स बी। ठीक, दिख रहा है आप लोग को, होपफुली यस। तो 2 डिवाइड्स बी, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, लेट्स से दिस इज 1 मान लिया एंड 2 मान लिया, बाई 2 डिवाइड्स ये फ्रॉम 1 एंड 2, 2 डिवाइड्स ये एंड 2 डिवाइड्स बी, दिस इंप्लाइज, है ना, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, दिस इंप्लाइज 2 is common factor, 2 is common factor of a and b, है ना, a एंड b का 2 एक कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर।
अगर 2 एक कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं हो सकते भाई। ए कमा बी का एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 1 नहीं हो सकते। इसका मतलब वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन। तो 2 इज कॉमन फैक्टर ए एंड बी, वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? बिकॉज 2 is common factor of A and B, but but we assumed HCF of A comma B equal to 1. So we arrived at contradiction. This implies we arrived at contradiction. क्लियर? तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करेंगे, जो हम प्रूव करना चाहते हैं उसकी ऑपोजिट एज ट्रू मान के प्रोसीड करेंगे, फिर हम कॉन्ट्रडिक्शन में अरे हो जाएंगे। वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन, तो हम कह देंगे तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया वो गलत है, इसलिए हमने कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच गए। अगर हमने जो एज्यूम किया वो अगर सही होता तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं पहुंचेंगे। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है? हमारा एजम्पशन है कि रूट टू इज ए रैशनल नंबर। अगर ये गलत है तो रूट टू क्या होगा? इरेशनल। देयरफॉर रूट टू इज इरेशनल। देख लो अच्छे से, थोड़ा मैंने ज़्यादा की तरफ लिख लिया है, बट अगर आपको एक बार समझ आ गया आप लोग खुद लिख सकते हो। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, so that's why root 2 is irrational। देख लो अच्छे से। क्लियर? अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, फिर हम डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई टू एड्रेस कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो बस यही है। अगर मान लो उन्होंने बोला रूट 3 इज इरेशनल, सेम मेथड से हम करेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना, तब पता चल जाएगी। ठीक, अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सेम मेथड, सेम यही प्रोसीजर दोबारा करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल प्रूव बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। मैंने मान लिया रूट 5 एक रैशनल नंबर है। क्लियर? तो दिस implies I can express root 5 in a by b form, where a comma b are integers, where a comma b are integers and b not equal to 0, and HCF of a comma b is equal to 1। मैंने रूट 5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। एक बार समझ आ गया ना, आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो क्या आएगी, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी स्क्वायर। तो हियर बी स्क्वायर इज इंटीजर, हियर बी स्क्वायर इंटीजर है क्योंकि बी इंटीजर है। तो ए स्क्वायर को मैं लिख पा रहा हूँ 5 इंटू इंटीजर। दिस सिंपलाइज आई कैन से 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। भाई 5 की मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वायर आ रहा है,
इसका मतलब ए स्क्वायर को 5 एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से 5 डिवाइड्स ये, कौन सी थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, 5 डिवाइड से ये वाला थ्योरम, ये वाला थ्योरम, P इज ए प्राइम, 5 इज ए प्राइम एंड 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स अगर ये है तो आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज ये इज इक्वल टू 5 इंटू के लिख सकता हूँ, वेर के इज इंटीजर। के बिलोंग्स टू जेड बोलो, के इज इंटीजर बोलो, एक ही बात है। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट ए इक्वल टू 5k इन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 5k का होल स्क्वायर इज 5 टाइम्स बी स्क्वायर, 25k स्क्वायर इज 5 टाइम्स बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 टाइम्स के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है 5 टाइम्स के स्क्वायर। तो यहाँ पे के स्क्वायर क्या होगा, अगेन इंटीजर, हियर के स्क्वायर इज इंटीजर, क्यों, के इंटीजर, हियर के स्क्वायर इंटीजर, क्योंकि के इंटीजर है तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, बी 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बी, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बी। इसको इक्वेशन 2 मान, इसको स्टेटमेंट 2 मान लो, इसको स्टेटमेंट 1 मान लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या पता चल रहा है, 5 डिवाइड्स ये एंड 5 डिवाइड्स बी, 5 डिवाइड्स बी। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज 5 is common factor of a and b, 5 is common factor of a and b। 5 अगर a and b की कॉमन फैक्टर है, बट we assumed HCF of a comma b is 1, so we arrived at contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन में इसलिए हमने पहुंच गए बिकॉज आवर एजम्पशन, दिस इम्प्लाइज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है, हमारा एजम्पशन है √5 इज रैशनल, तो देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। देख लो अच्छे से, ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रूव दैट 3 + 2√5 is irrational, right? Again, we will prove this by method of contradiction। तो assume करो, so let us assume 3 + 2√5 is rational। क्लियर, तो अगर 3 + 2√5 रैशनल है, आई कैन राइट 3 + 2√5 इन सम p/q फॉर्म, है ना। इसको लिख दिया लेट से सम r/s,
where r and s are integers, where r comma s are integers, s not equal to 0, and HCF of r comma s equal to 1. ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, 2√5 को लिख दूंगा r/s -3, और मैं लिखूंगा √5 को 1/2 इंटू r/s -3. अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक, कि भाई हमको कॉन्ट्रडिक्शन में अराइव करना है. मैंने क्या किया, 3+ इसको मान लिया, भाई इम्प्रूव पे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही कर रहे हैं हम, तो आई हैव एज्यूम्ड 3 + 2√5 इज रैशनल. इसको ऐसे लिख दिया, r/s, r and s आर इंटीजर्स, HCF ऑफ r comma s इज 1. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख रहा हूँ कि 3 को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेज दिया. क्लियर. अगर आप देखोगे जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, दिस इज ए रैशनल नंबर. क्लियर. क्यों, हाफ एक रैशनल है, r/s एक रैशनल नंबर है. देखो 3 + 2√5 इज r/s, r/s एक रैशनल, आवर एजम्पशन, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन 1/2 रैशनल इंटू रैशनल माइनस रैशनल, तो राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है. तो मैं अभी क्या करूँगा, इन ऑर्डर टू अराइव एट कॉन्ट्रडिक्शन, मैं करूँगा √5 इज इरेशनल प्रूव करूँगा यहाँ पे अलग से. क्लियर. यहाँ पे जो भी आपने लिखा है, यहाँ पे जो भी आपने लिखा है पूरा यहाँ पे कॉपी करना है दोबारा, कि कैसे मेरे को ये वाला राइट हैंड साइड रैशनल मिल गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल प्रूव करना चाह रहा हूँ. तो अगेन मैं पूरा लिखूंगा, लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल, है ना. तो मान लिया मैंने √5 को a/b, ये पूरा अभी जो किया हमने, ये पूरा यहाँ पे आएगी. फिर हमने लास्ट में बता दिया देयरफॉर √5 इज इरेशनल. लास्ट में हमने बता दिया √5 इज इरेशनल. अब कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच जाएंगे हम. हियर LHS इज इरेशनल एंड RHS is rational. तो irrational equal to rational, irrational equal to rational, ये कभी संभव है? Not possible. तो अभी हमने we arrived at contradiction. We arrived at contradiction. So our assumption is wrong. This implies 3 + 2√5 is irrational. समझ पा रहे वर्किंग. मेरे को 3 + 2√5 इरेशनल प्रूव करना है. एज्यूम किया रैशनल, ये सब किया, यहाँ पे पहुँच गए. ये क्वांटिटी रैशनल आ रहा है और ये क्वांटिटी हमको नहीं पता. मैंने ये क्वांटिटी को इरेशनल प्रूव कर दिया अलग से. ये पूरा लिखना पड़ेगा. लिख लिया तो इरेशनल प्रूव हो गए. अब हमको लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल आ रहा है, राइट हैंड साइड रैशनल आ रहा है. इरेशनल इक्वल टू रैशनल, नॉट पॉसिबल. तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच गए. आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. आवर एजम्पशन क्या है, 3 + 2√5 रैशनल है, तो ये गलत है. तो 3 + 2√5 इज इरेशनल. तो ऐसे प्रूव करोगे. समझ रहे हो बात? क्लियर.
नेक्स्ट, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अगेन 1/√2 दिया है, तो अगेन मैं करूँगा, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। Let us assume 1/√2 is rational. तो अगर 1/√2 को रैशनल हमने एज्यूम किया है, तो आई कैन राइट 1/√2 इन a by b फॉर्म, ठीक, where a and b are integers, comma b not equal to 0, HCF of a comma b 1, ठीक है, लिख सकता, लिख भी नहीं सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इधर थोड़ा ठीक से लिख दूंगा, b by a क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b by a इज √2। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम के फॉर्म में दिया है √2 एक इरेशनल है, तो जब भी √2 आता है ना, फिर उसको दोबारा प्रूव करने का जरूरत नहीं है। जब भी √2 आता है उसको दोबारा प्रूव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में √2 इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए थ्योरम। मतलब ये रिजल्ट हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे √5 इज इरेशनल डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमको ये प्रूव करना होगा। बट यहाँ पे मैं √2 इरेशनल प्रूव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि √2 इज इरेशनल एक थ्योरम जैसे दिया है एनसीईआरटी में, तो हम सीधा उस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो b by a, b एंड a आर इंटीजर्स, तो लेफ्ट ये वाला क्या है, रैशनल, दिस इज रैशनल, ये वाला क्या है, इरेशनल। ठीक, रैशनल इक्वल टू इरेशनल नॉट पॉसिबल, रैशनल इक्वल टू इरेशनल नॉट पॉसिबल। So we arrived at contradiction. We arrived at contradiction. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. हमारा assumption क्या है, 1/√2 is rational, तो ये गलत है, तो क्या होगा, तो this implies 1/2 is irrational, 1/√2 is irrational. देख लो अच्छे से। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट ये वाला, अगेन हम प्रूव करना चाहते हैं कि 7√5 इज इरेशनल। करो, लेट अस एज्यूम 7√5 is rational. 7√5 is rational. So this implies I can write 7√5 in some r by s form, या कुछ भी लिख दो, a by b लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, r by s form where r comma s are integers, comma s not equal to 0. अब क्या करोगे, √5 √5 को मैं लिख सकता हूँ r by 7s। ठीक, तो यहाँ पे ये रैशनल क्वांटिटी है, दिस इज ए रैशनल क्वांटिटी। मैं सीधा √5 इरेशनल नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिया एनसीईआरटी में। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा
रूट 5 को इरेशनल प्रूव करूंगा अलग से कि नाउ लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। ठीक, दिस इंप्लाइज रूट 5 को मैं ए बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए कामा बी आर इंटीजर्स, ये सब वेर ए एंड ए कामा बी आर इंटीजर्स। बी नॉट इक्वल टू 0, एच सी एफ ऑफ ए कामा बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से शुरू करके ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ये पूरा लिख लिया। फिर हमने कहाँ पे पहुँच गए, ये पूरा लिख के लिख के लिख के लिख के यहाँ पे पहुँच गए रूट 5 इज इरेशनल। पहुँच गए यहाँ पे। फिर हम क्या करोगे, एल एच एस इज रैशनल, एल एच एस इज इरेशनल, आर एच एस क्या है, आर एच एस इज रैशनल। अब ये पूरा लिखोगे, irrational equal to no rational not possible, arrived at contradiction, our assumption is wrong, so 7 root 5 is rational। समझ पा रहे मैं कैसे कर रहा हूँ, क्लियर। तो जब भी रूट के अंदर प्राइम के साथ कुछ चीज़ दिया होता है, जैसे यहाँ पे देखो 1/√2, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 6+√2 दिया है, इसी पिछले वाले क्वेश्चन में 3+2√5। तो रूट के अंदर प्राइम के साथ भी कुछ नंबर्स दिया होता है, पहले उसको उधर भेज देना है। जैसे यहाँ पे क्या माना, 3+2√5 को r/s मान लिया, फिर रूट 5 को अकेला करके बाकी सब उधर भेज दिया। तो राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करके फिर इरेशनल इक्वल टू रैशनल, ये संभव ही नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच गए। क्योंकि हमारे एजम्पशन गलत है। ठीक, एंड अगेन लास्ट वन 6+2√2, ठीक है। तो अगेन इसमें भी ऐसे ऐसे करोगे, लेट अस एज्यूम let us assume 6+√2 is rational। अगर 6+2 एक रैशनल है, आई कैन राइट 6+√2 as r/s, where r, s are integers। and s not equal to 0। ठीक, अगेन रूट के अंदर प्राइम के साथ कुछ चीज़ आ रहा है, तो मैं रूट 2 को इधर रख दूंगा, बाकी सब उधर। तो जब भी रूट 2 आता है तो उसको इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख सकते हैं, है ना, दिस इज इरेशनल। और ये क्या है, रैशनल। क्यों, r/s एक रैशनल नंबर है, रैशनल में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट रैशनल ही होगा। तो इरेशनल इक्वल टू रैशनल नॉट पॉसिबल, वो सब कहानी। ठीक, तो irrational equal to rational not possible, so we arrived at contradiction। our assumption is wrong। clear, this implies 6+√2 is irrational। ठीक, देख लो अच्छे से।
अब वैसे तो एनसीईआरटी डिस्कस कर लिया है, इसमें एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी तुरंत। आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, बिना देख के खुद नोट्स में ट्राई करो, ठीक? फिर 2-3 मिनट 5 मिनट ट्राई कर लिया, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज प्रूव दैट √6 is irrational. Prove that √6 is irrational. ये है क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो पूरा, क्लियर? फिर सॉल्यूशन देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है ना? इसमें सॉल्यूशन देख लेना, ठीक? तो प्रूव दैट √6 is irrational. So again, I will prove using method of contradiction. Let us assume हमने assume किया इसकी जो ऑपोजिट है वो एज ट्रू। लेट अस assume √6 is rational, ठीक? अगर √6 रैशनल है, आई कैन राइट √6 एज a/b फॉर्म, वेयर a, b आर इंटीजर्स, कामा b नॉट इक्वल टू 0, एंड HCF ऑफ, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1। ठीक, तो अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ रहा है, दिस सिंप्लाइज 6 √6 का होल स्क्वायर 6, a/b का होल स्क्वायर a²/b²। तो मैं लिख सकता हूँ a² इज इक्वल टू 6 टाइम्स b²। क्लियर? अब यहाँ पे देखो b² इज इंटीजर, हियर b² इज इंटीजर। तो मैं क्या ये स्टेप यूज करूँ यहाँ पे? यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि 6 डिवाइड्स a² इंप्लाइज 6 डिवाइड्स a, ऐसा मैं लिख सकता हूँ? बोलो क्या 6 इंटू सम इंटीजर, a² को हम लिख पा रहे हैं 6 इंटू सम इंटीजर, तो दिस इंप्लाइज 6 डिवाइड्स a, यही स्टेप लिखने वाले हैं आप। तो 6 डिवाइड्स a, दिस इंप्लाइज 6 डिवाइड्स a², दिस इंप्लाइज 6 डिवाइड्स a, मैं लिख सकता हूँ? सोचो, बिल्कुल नहीं लिख सकते। 6 प्राइम नंबर थोड़ी है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसा लिखूंगा, a² को लिख दिया 2 टाइम्स 3b², और आई विल राइट 3 टाइम्स b² इज इंटीजर। अब मैं लिखूंगा, है ना, 2 डिवाइड्स a² में लिखूंगा, क्यों 2 इज ए प्राइम, तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a², दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ये। क्लियर? तो 2 डिवाइड से अभी तो नॉर्मल प्रोसीजर है, दिस इंप्लाइज आई कैन राइट a एज 2k, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 2k इन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6b स्क्वायर। इन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6b स्क्वायर, तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज 2k का होल स्क्वायर इज 6b स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? 4k स्क्वायर इज 6b स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ रहा है? कैंसिल कर दो कॉमन, तो 3 टाइम्स बी स्क्वायर इज नथिंग बट 2 टाइम्स के स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है भाई, 3 इंटू बी स्क्वायर इज 2 इंटू के स्क्वायर, है ना? ये देखो 3b स्क्वायर 2 इंटू के स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो 3b स्क्वायर 2 की टेबल में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये 2 इस 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, ये जो 2 इस 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये 2 बी स्क्वायर को जरूर डिवाइड करना चाहिए। तभी देखो, तभी यहाँ पे इंटीजर हो गई, यहाँ पे भी इंटीजर आएगी। सोचो अच्छे से, 3 इंटू बी स्क्वायर इज 2 इंटू के स्क्वायर। क्लियर? ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है ना? इसका मतलब ये जो 2 जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। 2 जो है 3b स्क्वायर का एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। 2 को 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगी, है ना? 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगी। इसका मतलब 2 यहाँ पे बी स्क्वायर को जरूर डिवाइड कर रहा होगा। तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। कर रहा होगा? नहीं कर रहा है। 2 डिवाइड्स, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब एक प्राइम नंबर है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आई कैन राइट 2 डिवाइड्स बी। अब हो गए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 2 डिवाइड्स a and 2 divides b. This implies 2 is common factor of a and b. But we assumed HCF of a comma b is 1. ठीक, so we arrived at contradiction. We arrived at contradiction. We arrived at contradiction. This implies our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So therefore root 6 is irrational. हमारा assumption क्या है? root 6 is rational. अगर ये wrong है तो क्या होगा? root 6 is irrational. ठीक, तो दैट्स इट। देख लो अच्छे से प्रूफ कैसे मैं लिख रहा हूँ। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वी विल ट्राई टू एड्रेस। एंड चैप्टर 1 हो गई, कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।